चलो ठीक है, सेंटर ऑफ मास शुरू करते हैं। फिर ज्योत्सना नहीं आई। नहीं सर, शायद नहीं करने का मन है उसका आज क्लास। हाँ, आज आज तो हर जगह से उसको फोन ही आ रहे होंगे। यस सर, तो क्लास कैसे करेगी? हाँ, चलो ठीक है, देखते हैं। जैसे कि अगर देखे होगे कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा मान लेते हैं फ्लैट सरफेस है, ठीक है। अगर हम कोई एक बॉल है हमारे पास, बॉल में ज्यादा फील नहीं आएगा, चलो। एक हम ऐसे कुल्हाड़ी है, ठीक है। ऐसा हमारे पास एक कुल्हाड़ी है, इसको हम यहाँ से किसी वेलोसिटी थीटा पे फेंकेंगे, तो कैसा ऐसा बात फ्लो करेगा, कैसा करेगा बताओ? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल करेगा। अच्छा, एक चीज और देखे होगे कि जो हम लोग पेन यूज करते हैं, पेन फाइट खेले हो कभी स्कूल में? सर बहुत खेले हैं बहुत। सर। यस सर, बहुत। ठीक है। सर पेन जब छीना आता था। हम, हाँ ठीक है, होते हैं। अब क्लास में टीचर रहेंगे, तुम करोगे तो यही ना होगा। मान यस लेते सर, हैं लेकिन पेन फ्री फाइट पीरियड में खेलते थे। करते थे फिर भी। जैसे कि अगर हिट करे तो अपना एक पॉइंट के अबाउट जो है वो ऐसे रोटेट करने लगता था। यस ऐसा सर। होता था, अगर वहां रबड़ रहा है, मतलब जहाँ हैवी पॉइंट रहता था उसके अबाउट वो रोटेट करना शुरू कर लेता था, ठीक है। या फिर पेन को हम लोग फेंकते हैं ऐसे, तो अगर किसी एंगल पे मान लेते हैं दोस्त को मारने के लिए फेंक, तो पेन जो है अगर हम यहाँ पे उसको ऐसे फेंके हैं, तो हो सकता है यहाँ पे उसका शेप ऐसा दिख रहा हो, ऐसा। यहाँ पे हो सकता है कि ऐसा हो गया हो। ऐसा नहीं रहता है कि वो सीधा सीधा ही ऐसे फेंके हैं तो ये ऐसे ही सीधा सीधा जाए, ऐसे ही पाथ फॉलो करे। ये बहुत हमको सावधानी के साथ फेंकने के बाद ही पेन जो है ऐसा पाथ एक फॉलो करता है, ठीक है। इतना यानी सावधानी से फेंकेंगे तो चोट थोड़ी ना लगेगा दोस्त को। हाँ, वही चीज है। मतलब कि अगर मान लेते हैं ऐसे फेंके एकदम सीधा है, तो ऐसे जाने के लिए बहुत ही सावधानी से फेंकते हैं। ऐसे आर्बिट्री हम फेंक देते हैं तो ऐसा है उसका शेप, यानी कि वो ऐसा रोटेट भी कर रहा होता हो, आगे भी बढ़ते जाता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर उसमें एक जो पॉइंट होता है उसका पाथ को अगर हम लोग सिर्फ गौर करते हैं, तो वो पाथ हमको इस पर प्रोजेक्टाइल जो हम लोग आज तक पढ़े हैं उसी को फॉलो करता है। लेकिन अगर ओवरऑल बॉडी को बात करते हैं तो ओवरऑल बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता हुआ भी दिखता है, ऐसा होता है, ठीक है। या फिर अगर हम टेबल पे, ये टेबल हो गया, इस पे स्केल या कुछ भी रखते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां तक रखने से क्या होता है कि ये बैलेंस रहता है, और इस पॉइंट को अगर इधर आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये लुढ़क जाता है। ये फीलिंग किए होगे बहुत बार। ये सभी तुरंत कर लिए। ठीक है, ऐसा होता है कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां तक रखे हैं तो ये बैलेंस रहेगा, यानी कि ये जो पॉइंट है हम इस पॉइंट पे बोलते हैं कि इस टोटल बॉडी का जो मास है यहीं पे कंसंट्रेटेड है। और जब तक ये यहाँ है तो यहाँ पे इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। अगर यहाँ सरफेस है तो नॉर्मल लगा के बैलेंस कर रहा है, लेकिन इसको हम जरा सा आगे मूव कर दिए तो ये नीचे की तरफ सिर्फ mg लगता है और ये लुढ़क जाता है, ठीक है। ये पेन फेंके उस केस में या हर केस में देख रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट हम टोटल मास को कंसंट्रेटेड मान रहे हैं। अगर हम गाड़ी बस सब का भी बात करें तो लुढ़कने लगता है, तो लुढ़कता है तो एक कोई ना कोई एक पॉइंट होता है जिसके अबाउट में वो रोटेट कर रहा होता है। तो जो पॉइंट है हम उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उसी मास के अराउंड में है, उसी मास पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। यानी कि टोटल जो भी मास है इस बॉडी का वो इसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब बहुत जगह पे ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि मान लेते हैं कि एक आदमी है, ठीक है। ये बहुत ही पेट उसका निकला हुआ है, अगर ये इधर की तरफ झुकेगा तो अगर अपना टो को छूने के लिए तो आगे की तरफ लुढ़क जाता है, क्यों? ठीक है, क्योंकि बोला जाता है कि इसका सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ शिफ्टेड होता है, आगे आए तो बैलेंसिंग पॉइंट गड़बड़ हो जाता है और रोटेट कर जाते हैं, ठीक है।
तो इस सब से, इस सारे एग्जाम्पल से हमको एक चीज समझ में आ रहा है, कोई भी मास, कैसा भी मास हो, अगर हम कोई भी ब्लॉक का ही बात करें तो इसके एक पॉइंट ऐसा होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो हम आज तक जितने भी मोशंस पढ़ रखे हैं उसके ये पाथ को फॉलो करें। ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन में फेंके तो इसको रोटेट करा के फेंके आगे इस किसी एंगल पे, तो किसी भी डायरेक्शन में अगर हम सिर्फ इस पॉइंट को देखें तो आज तक हम जितना भी मोशंस पढ़ते आए हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन प्लेन, जो भी चीजें पढ़े हैं हम लोग, बस को भी एक पॉइंट भी मान के करते थे। तो पॉइंट जो हम मानते थे वो इसी चीज को मानते थे, कंसिडर करते थे कि इस बस का, इस बॉक्स का जो जितना भी मास है यहीं पे कंसंट्रेटेड है, और ये जो हमारा पॉइंट होगा किसी भी बॉडी के लिए, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीओएम लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर इन सब एग्जांपल्स को अगर हम ध्यान में देखें, अब यहाँ पे हम करके दिखा तो सकते हैं नहीं, ठीक है, खुद से ही तो ट्राई कर वीडियो लो, ऑन कर लीजिए। फिर भी उसमें हम ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा। ठीक है, अब हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम मान लेते हैं, इतना बात तो समझ में आया ना कि अगर कोई भी बॉडी है तो उसके एक ऐसा पॉइंट होता है उसमें जिसपे सारा मास को हम कंसंट्रेटेड समझ सकते हैं। ये हम ये सब एग्जांपल से फील कर सकते हैं कि अगर हम पेन को फेंके या फिर इसको रोटेट कराए, अगर एक ऐसा पेन रखा हुआ है, इसको यहाँ से हिट करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट होता है उसी के अबाउट ये घूमना शुरू कर देता है। तो ऐसा सेंटर ऑफ नहीं हो ग्रेविटी क्या होता है? क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? आएगा आगे, ठीक है, इसी में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, फिलहाल हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे ही कंसंट्रेटेड है। तो फिर मक्खी ऐसा आवाज आने लग गया। अच्छा, लाइट कट गया इसलिए आ रहा है क्या? हो सकता है सर। ये उससे इन्वर्टर से आता है या दूसरा चीज से। पता नहीं, जैसे यहाँ पे लाइट आता है तो तुम लोग का तो आवाज आ भी रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आवाज उधर से बोलते हैं आवाज ही नहीं आता है। तो ठीक है, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि अगर इसको यहाँ से हिट करें, यहाँ से हम फोर्स लगाएं तो ये क्या करता है कि एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करना, मतलब हिट करके छोड़ दिए तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना शुरू कर गया। ऐसा नहीं होता है कि ये जो पॉइंट है कहीं से भी रोटेट होने लगे, कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करना शुरू करता है, या फिर हम उसको, पेन को या फिर किसी चीज को अगर हम अपने फिंगर पे बैलेंस करना चाहते हैं, या फिर एक रॉड ही हो गया, रॉड को हम अगर अपने फिंगर पे बैलेंस करना चाहते हैं तो रॉड को, अगर ये हमारा फिंगर का पॉइंट है तो हम रॉड को ऐसे इतना नहीं रख सकते हैं, बैलेंस करने के लिए एक ऐसा पॉइंट के आसपास रखते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए, यानी कि उसका सारा का सारा मास हम समझते हैं कि वहाँ कंसंट्रेटेड है, नीचे mg फोर्स लग रहा होगा, हमारा जो फिंगर होगा ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा, दोनों बैलेंस कर जाएगा तो ऐसे रुक सकता है। लेकिन अगर ये मास थोड़ा सा आगे अगर चला जाए तो ये mg वाला को कोई बैलेंस नहीं करेगा, इधर की तरफ ये रोटेट कर जाएगा, पीछे मूव करेंगे तो इधर की तरफ रोटेट कर जाएगा। तो यही जो मास है जहाँ पे सारा का सारा हम वेट, सारा का सारा हम मास कंसेंट्रेटेड समझ रहे हैं इस पॉइंट को, तो उसी को हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इतना बात समझ आया कि सेंटर ऑफ मास किसको कहेंगे, बोलो। यस सर। सर मिटा क्यों रहे हैं सर? सर रहने दीजिए ना। ठीक है, सर खराब लग रहा एग्जाम्पल है सब इसलिए, देखना होगा ना कभी, इलस्ट्रेशन के लिए। बढ़िया बना रहता है तो ठीक है ना सर, हम लोग समझ जाएंगे ना। ठीक है। ठीक है, ये चीज अगर हमको समझ में आया तो अगर हमको डिफिनेशन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, बोलो। A point where all the mass of a body is assumed to be concentrated. बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि पॉइंट वेयर मास ऑफ अ बॉडी assumed to be concentrated। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसका पूरा मास को कंसंट्रेटेड समझते हैं
तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, हम लोग आए दिन हमेशा हम लोग को लाइफ में जो होता है कि ऐसे ऐसे बॉडीज मिलते हैं, हम लोग आज तक जितने भी मोशन पढ़े ब्लॉक को मानते थे तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानते थे, रिजिड नहीं मानते थे। ठीक है, जैसे गेट ही हो गया, गेट हो गया तो गेट में ऐसा अगर एक एक्सिस है तो इस एक्सिस के अबाउट में ऐसे सर एक रोटेट करते हैं। ऑस्किलेटिंग बॉब का सेंटर ऑफ मास किसे कहेंगे? इसमें ऑस्किलेटिंग बॉब, ऑक्सीलेटिंग बॉब, ऑसिलेटिंग, उसका जो पिन होता है उसको, हाँ उसका जो पिन यहाँ से लटका होता है उसको कहेंगे सेंटर ऑफ मास। इस वाले केस में बोल रहे हो? यस सर, ऊपर ध्यान लगा उसको बोलेंगे। नहीं, हम मास बोल रहे हैं, इसका है तो इसका मास इसी कहीं यहीं पे कहीं होगा, यहाँ थोड़े होगा। कहाँ पे सर? ये जो अगर हम ये बॉब है तो बॉब का मास इसी में कहीं यहीं पे आसपास में कहीं कंसंट्रेटेड अगर होगा, किसी यहाँ थोड़े। बॉडी को एक्सेलरेट कर देते हैं उसका सेंटर ऑफ मास चेंज होता है। क्या बोले, जैसे बॉडी को एक्सेलरेट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा या नहीं होगा? यस सर। एक्सेलरेट करना बोल ही रहे हो तो चेंज तो होगा ही। और और यस सर सर, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आगे हम लोग इस सब चीजों पे चर्चा करेंगे कि कब क्या होगा, एक बार पढ़ लो, फिर जो डाउट रहेगा उसको एक बार पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये सारे चीजें करने वाले हैं। ठीक है, अब अभी हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसमें सर कांस्टेंट वेलोसिटी में भी चेंज होता है ना, लेकिन कांस्टेंट, वेलोसिटी में। तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो होगा ही। हम्म, हाँ, आगे चल के देखेंगे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन बॉडी अलग अलग मासेस से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो, उसके बाद ये सब जो डाउट होंगे कि एक्सेलरेशन अलग होगा, ये मान के चलो आज से तीसरे लेक्चर में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ये सब चीजें डाउट पूछ रहे हो कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड, ये सारे तीसरे लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम आते हैं डिफिनीशन पे। तो डिफिनीशन है कि अगर कोई भी एक बॉडी है जिसका अगर हम मान रहे हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एक अगर हम ब्लॉक है, ठीक है, इधर ये भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका हर पॉइंट जो है अगर रिजिड है तो किससे जा रहा होगा, भी वेलोसिटी से ही जा रहा होगा। ठीक है, हर यस सर। एक पॉइंट जो होगा वो भी वेलोसिटी से ही जा रहा होगा, हम अगर इसको रिजिड माने तो। ठीक है, रिजिड बॉडी उसको कहेंगे जिसका दो पॉइंट के बीच का दूरी किसी भी हालत में चेंज ना हो। ठीक है, रिजिड ब्लॉक। तो वैसे ही अगर इसका हम कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट माने हैं तो उस पॉइंट को भी हम बोलेंगे कि वो भी से ही जा रहा है, यानी कि अगर इसको हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं तो ये भी से जा रहा होगा, और पूरा बॉडी चूंकि भी से जा रहा है तो हम इसके सेंटर ऑफ मास को ही एक गोला समझकर कि इसका टोटल मास m है, भी वेलोसिटी से जा रहा है, हम लोग आज तक कहानी करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमसे बोल दिया जाए कि एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट हमको इसको रोटेट करना है ओमेगा से। अब अगर हम बोलें कि इस पॉइंट का इस पॉइंट हॉरिजॉन्टली रोटेट हो रहा है फिर वर्टिकली। हॉरिजेंटली समझो कि उससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है अभी कुछ। ठीक है, ये ओमेगा से जा रहा है, तो बताओ इस पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी, इस पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी, तीनों पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग होगा या सेम होगा? सेम होगा। सेम होगा, सेम लेकिन होगा। यस सेम सर। होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे भी सी, वी वी बी और वी ए का बात करेंगे तो ये सेम होगा कि अलग अलग होगा? मैक्सिमम होगा। अलग होगा। वी सी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ऐसा होगा। यस। यानी कि अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास कहीं अगर बीच में मान लेते हैं कि अगर रॉड है एल लेंथ का तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे आता है, तो उसका वेलोसिटी इन सारे पॉइंट्स के वेलोसिटी से अलग होगा, यानी कि इस केस में वेलोसिटी सब अलग हो जा रहा है लेकिन ओमेगा सेम है।
तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को रोटेशन पढ़ना है, इसलिए सेंटर ऑफ मास जानना जरूरी है कि किसके अबाउट फोर्स लग रहा है, किसको मूव कराना है, और उसी के अबाउट हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हर पॉइंट के क्रॉस वेलोसिटी अलग अलग आ रही है। तो सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करके हम लोग सारा कहानी कर लेते हैं, तो इसलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं। तो वही हम आते हैं अब कि सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन। सेक्शन क्या इसमें? क्या आवाज नहीं आ रहा है? सेक्शन फॉर्मूला लगता है क्या इसमें कैलकुलेशन में? उसी टाइप का आता है, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ था ना। यस सर। वही डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वही ना था शायद सेक्शन फॉर्मूला। जैसे कैलकुलेशन में देखते हैं, जो रेशियो में डिवाइड करते थे वो वाला है। तो भूल गए हैं सब। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा, लेकिन क्या किसको कहते हैं वो सब भूल गए हैं। तो हम इसका कैलकुलेशन देख रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं पहला, वो वाला mx2 प्लस वाला, वो सेक्शन फॉर्मूला। देखते हैं कौन सा। ये दोनों आर दूरी पे रखे हुए हैं। ठीक है, इसका अगर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है, जैसे कि समझो कि ऐसा है कि एक डंबल है, डंबल ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे मास है, यहाँ मास है। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट में ऐसा रोटेट करेगा, ये सर r/2 ऐसा ही करेगा। अगर ये m1 है, ये m2 है, तो ये बीच में रहेगा या कहीं और रहेगा, डिपेंड डिपेंड करता करता है। है। m1 इक्वल्स टू m2 जहाँ या फिर ज्यादा ज्यादा मास छोटा रहेगा उसके तरफ शिफ्ट हो हाँ, जाएगा। ये ज्यादा पास चीज जो रहेगा। होता है, जिधर मास ज्यादा होगा उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यही जो पॉइंट है जिसके अबाउट में ये फ्रीली रोटेट करना चाह रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अभी तक तैयार है। तो अगर हम मान लेते हैं वैसा ही कुछ सिस्टम है, एक m1 मास है, एक m2 मास है, और हमसे बोला जाए कि इसका सेंटर ऑफ मास पता करो कि कहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम चीटा बन के बैठ गए। ठीक है, चीटा बन के बैठ गए तो हमारे लिए इसका दूरी कितना हो गया, 0, और ये इसका दूरी हो जाएगा r। तो अगर हमको इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इस पे बैठ गए हैं, तो जो हम RCM लिखेंगे तो ये लिखते हैं कि m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू आर डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो हमारा आएगा m2r बाई m1 प्लस m2 पे। कहाँ से आ रहा है ये, तो ये जहाँ हम बैठे हैं वहां से। यानी कि अगर हम यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस चीज को यहाँ से अगर हम मिलाए हैं, तो ये अगर m1 है तो यहाँ से ये दूरी आ रहा है m2r, m2r बाई m1 प्लस m2। और इधर से अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा m1r अपॉन m1 प्लस। तो फाइंड किए कैसे? ये हमारा फॉर्मूला अभी देखते हैं, इसका कैसे डेरिवेशन होता है वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो हम फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं आर सिम। जैसे कि इस पे बैठ गए, फिलहाल हम सिर्फ ऐसे सिंपली एज्यूम करके कर रहे हैं कि हम इस पे चीटा बन के बैठ गए हैं। ठीक है, तो हमको ये कितने दूरी पे दिखेगा, आर दूरी पे दिखेगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लिए m1, ये जो है 0 दूरी पे दिख रहा है, तो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू आर डिवाइड बाई कर दिए उसका m1 m2। ठीक है, जो फॉर्मूला आता है हमारा वो देख लेते हैं। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन अगर हमको x डायरेक्शन में निकालना हो x यू है, तो हम क्या करेंगे, m1 x1, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ही लेते हैं, ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं एक मास m1 है, यहाँ मास है m2 है, इधर x है, इधर y है, तो सबका कुछ ना कोऑर्डिनेट कम होगा। इसका कोऑर्डिनेट x2 y2,
तो अगर हमको लिखना होगा x डायरेक्शन में तो हम लिखेंगे m1x1 प्लस m2x2 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस जो भी है। वैसे ही वाई सी एम लिखना है तो लिखेंगे हम m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस ये चीज डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस, और ऐसे ही अगर हमको z का डायरेक्शन का निकालना है, z डायरेक्शन में अगर हमको निकालना है तो ये हम लिखेंगे m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डिवाइड बाई जितने भी मासेस रहेंगे उनका सम। ठीक है, ये कहाँ से आया कैसे आया इसके बारे में हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा जा भी नहीं रहे। ठीक है, डायरेक्टली हमको ये याद रखना है कि जो हमारा एक्स यू एम आएगा उसका अगर कहीं भी मासेस दे रखा है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन के लिए m1 x1, ये जो भी डिस्टेंस आएगा एक्स यू एम का कहाँ से आएगा, तो फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स है तो कहाँ से आ रहा है, तो इस ओरिजिन से ही लिख रहे हैं, यहीं से हम x1 y1 जो भी है डिस्टेंसेस देख रहे हैं। तो ये जहाँ जो भी चीज़ें हम लिखे हैं ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखे हैं, ये x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, ये z डायरेक्शन में। तो अगर हमसे लिखने के लिए बोल देगा RCOM बताओ, यानी कि पोजीशन वेक्टर बताओ, तो हम x सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस y सेंटर ऑफ मास j कैप प्लस z सेंटर ऑफ मास k कैप लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आता है सेंटर ऑफ मास। यहाँ से हम सारे निकाल के फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम पीछे वाले क्वेश्चन में लिखे थे, तो क्वेश्चन था हमारा, फिर से वही ले रहे हैं एग्जांपल, सेम चीज़ है। यहाँ से ऐसा है, तो अगर हम यहाँ m1 मास माने थे, यहाँ m2 मास माने थे, इन दोनों के बीच का दूरी को r माने हैं, तो अगर हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम क्या मान लिए कि यहाँ पे ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये y हो गया, ये x हो गया, तो यहाँ पे 0,0 है और यहाँ पे r,0 है। तो इसमें y सी एम तो रहेगा नहीं, सिर्फ x सी एम आएगा, और लिखेंगे तो यानी कि m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू आर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये कितना आ जाएगा m2r बाई m1 प्लस m2। अगर y सी एम फाइंड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि x पे ही आ रहा है, यहाँ पे कहीं आ रहा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा एक्स यू एम जो हम बोल रहे हैं फाइंड किया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें इम्पोर्टेंट है, हमको ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास क्या कहलाता है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे हम सारा मास को कंसंट्रेटेड समझते हैं, उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास करते हैं। यानी कि अगर हम बॉडी को फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ते हैं या फिर जो रोटेट करने के लिए छोड़ते हैं तो उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है, और उसका कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला कहाँ से आया कैसे आया इसके बारे में हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, डायरेक्ट हमको ये फार्मूला याद रखना है कि ऐसा चीज़ होगा। तो यहाँ से अगर हम एक फॉर्म ऐसा भी लिखा जाता है जैसे इस वाले में ही लिख रहे हैं, तो ऊपर हमको क्या दिख रहा है कि समेसन ऑफ एम आई जेड आई मीन है, वाला फॉर्मूला है। हाँ, और नीचे समेसन ऑफ एम आई इक्वल टू 1 टू जितना भी रहेगा, आई इक्वल टू 1 से एन तक, यही समेसन का फॉर्म में लिखते हैं, तो ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं। इतना बात क्लियर है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास है तो m1 x1, और इसमें भी और बहुत सारे बॉडीज आएंगे, उनके फॉर्मूले हमको याद रखने। ठीक है, तो तीन पार्टिकल सिस्टम का किस पे आता है, सर्कम सेंटर पे आता है क्या? सरकम सेंटर पे मतलब डिपेंड करता तीन है कैसा सर्कल है, देखते हैं क्वेश्चंस करते हैं अभी। ठीक है, अगर हमको कहीं भी कुछ भी लिखना है तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे है 2,3,1 पे मास 2 kg। ठीक है, एक मास है मान लेते हैं 1,2,-3 पे 3 kg।
तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बताओ? फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है। सेवन बाई फाइव आई कैप 12/5 जी कैप माइनस 7/5 जी कैप। अगर हम x में फाइंड करना चाहते हैं, x से भी शॉर्ट में लिखा जा सकता है, ठीक है, इसलिए हमने लिख के 7/5। ठीक है, 247/5 वाई सर ये सी। खुद से दिए थे क्या? हाँ ये आप खुद से बना के दिए थे क्या सर? हाँ, क्यों? नहीं, वैल्यू थोड़ा आंसर सा मतलब कि होता है फ्रैक्शन में ना आया कि था ना, इसलिए समझ में आ गया सर। अच्छा, यस सर। और 10 to 6 प्लस 6 12/5 और जेड सी कितना आ जा रहा है? 2 माइनस 9 माइनस 7/5। आई जे कैप लगा सकते हैं, ऐसा दे रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे मासेस रखे हैं। इक्वल मासेस। हाँ इक्वल मासेस है, एम एम एम। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए ले लो। आ गया? a/2 a/2√3 अगर सबसे लेफ्ट वाले मास को ओरिजिन ले तो ठीक है, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई हो गया, ये एक्स, ठीक है, ये ए दूरी है, तो ये यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। 3 मासेस है हमारे पास, तो एक तो हम निकाल सकते हैं इसका कि तीनों का कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाल लें। तो इसका अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, 1,0, ये जो होगा 0,0 पे होगा। ये कहाँ होगा बताओ? a/2, ये तो a/2 a/2 है, तो a/2, और ये हाइट कितना हो जाएगा? √3 a/2। ए, हाँ, √3 a/2 यही आता है हाइट। तो अब हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, जेड तो है नहीं, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? m इंटू 0 प्लस m इंटू ए प्लस m इंटू a/2 डिवाइड बाई 3। तो m कैंसिल, a/2 पे ही आएगा, यस सर। ठीक है। वाई सी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0 प्लस m इंटू √3 a/2 डिवाइड बाई 3m। एम कैंसिल, a/√3 यही आ रहा है। यस सर। यस सर। यानी कि कोऑर्डिनेट जो है, अगर ध्यान से देखें तो ये जो है m मास है, ये m मास, दोनों अगर इक्वल है तो इसका यहाँ बीच में ही आना चाहिए था,
और इन दोनों के लिए इधर y पे बीच इधर कहीं आना चाहिए। तो ये जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रही है, y सी आ रहा है। ये डिस्टेंस कितना होगा सर्कम y, सेंटर पे आ रहा है। ये जो है ये अगर ये तीनों इक्वल मास है तो ये कौन सा पॉइंट हो जा रहा है, सेंटर आ जा रहा है, सरकम सेंटर बोलते हैं। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर तो फिर सेम है। सब तो सेम ही रहता है, तो इसमें वहां पे आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ध्यान में देखते तो हम फॉर्मूला यूज किए बिना भी कर सकते थे। क्या, देखो ध्यान से, एम एम है तो इन दोनों के बीच में आएगा a/2 पे आएगा। यस सर। ठीक है, और ये a/2 पे है, ये भी a/2 पे है, तो इसका x में कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। इसको हम ऐसे दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, हम इसको कैसे समझ सकते थे कि हम इसको ऐसे कर सकते थे, यहाँ जो मास था यहाँ मास था, इन दोनों का यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ कितना मास आ जाएगा, 2m, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो a/2, 0 ऐसा लिख सकते थे। और दूसरा मास सर जो था यहाँ पे था, कहाँ पे, m पे, और ये जो है a/2, √3a/2 पे, यही चीज है। अभी ये जो है x दोनों का सेम ही है, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट बदलेगा क्या, बताओ? नो सर। x नहीं बदलेगा, यानी कि इसी लाइन पे कहीं आएगा इस दोनों का सेंटर ऑफ मास। यस सर। अब इसके लिए अगर हम क्या कर लिए, यहाँ पे अगर हम बैठ के देखेंगे इस पे, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इधर कहीं आएगा। और ये अगर डिस्टेंस y लिखना है तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे m इंटू √3a/2 डिवाइडेड बाई इसका मास 2m, इसका मास 3m, दिया जाएगा हमारा a/2√3। ठीक है, y ऐसे आ गया और x ऐसे आ गया, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ये मेथड 2 है, ये डायरेक्ट जैसे है कि फार्मूला भी नहीं यूज करेगा, ये फार्मूला हम यूज करके करें, इसमें भी फार्मूला यूज कर ही रहे हैं, लेकिन यह है थोड़ा टाइम सेविंग है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। अगर सर डिफरेंट मासेस हो तो? डिफरेंट होगा तो अलग जगह पे आएगा, और क्या, समझ लेते हैं। डिफरेंट रहेगा तो वही वैल्यू देंगे तब ज्यादा खिलाएगा, इसलिए। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बताओ? जहाँ डायगोनल से इंटरसेक्ट करेगा। अगर इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों का देखेंगे तो यहाँ बीच में आएगा, इन दोनों का भी यहीं पे आएगा, तो ओवरऑल सेंटर मास यहीं पे आएगा। a/2 a/2। ठीक है, अगर इसको ओरिजिन ले ले तो a/2 a/2, बात समझ में आया? यहाँ मास m है, यहाँ मास m है, तो अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें तो इस लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर पे आएगा, इन दोनों को कंसीडर करें तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों मास के लिए यहाँ पे आता, इन दोनों मास के लिए यहाँ पे आता, फिर इन दोनों के लिए इस लाइन पे आता। देख सकते हैं कैसे भी, यस सर। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो और ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ये सब 2D में है, मान लेते हैं कि ऐसा दे रखा है। ठीक है, 3D फिगर है, क्यूबॉइड। हाँ क्यूबॉइड है। ऐसा दे रखा है। ठीक है, जेड मासेस एक्सिस तो सामने की तरफ होता है ना? क्या, तो जेड एक्सिस तो सामने की तरफ होता है ना? तो सामने ही तो है, तीनों आपस में म्यूचुअल अच्छा हाँ सर, परपेंडिकुलर है। हम दूसरे एंगल से देख रहे थे इसलिए पीछे लग रहा था। ठीक है, इसमें दिक्कत होता है। अब हम इसमें जो मासेस दे रखे हैं ऐसे कॉर्नर्स पे ही हैं। ठीक है, कॉर्नर्स है, सब पे मास दे रखा है, ये आगे वाले कॉर्नर्स पे 2m 2m मास दे रखा है।
ठीक है, ये भी 2m, पीछे वाले पे m। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ होगा। साइड लेंथ a है, क्यूब है। सर किसी दो फेस का, अपोजिट फेस का ये सेंटर ऑफ मास निकाल के उन दोनों का बीच का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे तो हो जाएगा ना। कैसे भी करो, तुम्हारे ऊपर है। ये क्यूब है ना, हाँ तो वैसे ही। हाँ, अच्छा, देखो अभी बनाना है क्या? तो बनाना ही ना है। ओके सर। हो गया। a/2, a/2, 2a/3। ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, हम एक मेथड बता रहे हैं जो कोऑर्डिनेट्स लिखकर। कोऑर्डिनेट इसका कितना आएगा बोलो, 0,0,0 होगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा, ये जेड एक्सिस है, एक्स है, और ये वाई। तो इसमें एक्स एक्सिस कितना है 0, वाई कितना है 0, तो 0,0, इसका ए में ए, एक वाई और 0। ठीक है, ये जो है ये ए आ रहा है, ये वैसे ही देख रहे हैं तो a,0, और ये आ रहा है 0,a,0, और ये आ जाएगा हमारा 0,a,a। सबका निकल गया। यस सर। ठीक है, अब सबका नो कोऑर्डिनेट सर, निकल गया, फॉर्मूले में पुट करके अब सॉल्व कर सकते हो। नो सर, सबका नहीं निकला। इसका बच हाँ गया, सर, एक बच गया सर, पीछे वाला। एक बच गया वाला। ये a,0,0 होगा, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो एक्स सी एम देखेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स सी एम कितना आएगा, ये 0। ठीक है, एक्स यहाँ पे ये चारों के लिए क्या है, राइट साइड वाला चारों को बस कंसिडर करेंगे। हाँ ये चारों के लिए 0 है, और ये चारों के लिए a है, यानी कि यहाँ से m है, ऊपर वाले से m है, यहाँ से 2m है, यहाँ से 2m है, यानी कि सिक्स एम कितना है। जा रहा है 6ma आ रहा है, डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास में सबका मास लेना है, तो 12। ये कितना आ जाएगा बोलो, 6 6 12। 12, क्या जा रहा है a/2 पे। वैसे ही वाई सी निकालेंगे तो कितना आ वाई जाएगा, से भी उतना ही आएगा। वाई सी भी सेम ही आ रहा है, सिर्फ ऊपर वाले को लेंगे, यस सर। ये चारों को लेंगे हम लोग, तो वाई सी भी अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये 6ma/12m ही आ रहा है, यानी कि a/2 आ रहा है। और जेड सी अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड वाले में कौन से लेंगे, ये चारों, सिर्फ 2m यस सर। 2m 2m वाला। यस सर। तो इसमें कितना मास आ रहा है 8, तो यहाँ से कितना जा रहा है 8ma/12, यानी कि आ जा रहा है हमारा 2/3। ठीक है, ये अच्छी जाएगा। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत। नो सर। एक मेथड ये था कि यहाँ से क्या था 2m
2m 2m, तो इसका यहाँ सेंटर पे आता। Yes, sir. इस पीछे वाले को देखे तो m, तो उसका भी यहाँ सेंटर पे आता। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो वहां पे हमको अगर हमको दिखता तो कैसा दिखता, ऐसा कुछ दिखता। ये हमारा ऐसा एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो यहाँ पे यानी कि ये कोऑर्डिनेट कितना होता हमारा a/2 कॉमा a/2 कॉमा 0। यहाँ पे हमको 4m मास दिखता क्या, पीछे वाले को सिर्फ कंसिडर करते तो। Yes, sir. और ठीक है, इसी के सामने इधर, ठीक है, यहाँ पे हमको 8m दिखता, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता, इसका बताओ। A/2, by A/2, 2 comma a A. by 2 comma a by 2। इस सामने वाले के लिए, तो Z कोऑर्डिनेट A रहता, इसके लिए, हाँ, तो बाकी सब क्या हो सेम जाता, रहता। a/2 कॉमा a/2 कॉमा a, यही होता। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, x x और y y वाला, x और y वाला सेम ही रहेगा, a/2 ही आएगा। Yes, sir. ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बैठ के देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 8m ZC by के लिए 12m. 8m/12m यानी कि 2a/3। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ये इसमें फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर दिख रहा है, नीचे आ रहा है, कोऑर्डिनेट से समझ लेना है, इसको गलत नहीं करना है। ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर है, यहाँ पे मासेस रखे हैं m m m m, ठीक है, और यहाँ से ऐसा सेंटर है, ये सेंटर से a दूरी पे यहाँ पे भी मास m रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, समझ में आ रहा है कैसा है। Yes. स्क्वायर का लेंथ भी a है। हाँ ये ही है। उस पॉइंट से A/5 क्या हाइट पे होगा? ठीक है, जैसे कि क्या देखेंगे, हाँ सर हाइट ए है। हाँ ए ही हाइट है। इन सब के वजह से अगर हम देखते तो यहाँ पे हमको मिलता सेंटर पे कितना मास 4m मिलता, यानी कि यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे, यस सर। यानी कि ए बोल दे और ये बी बोल दे, तो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए पॉइंट से ऊपर कितना होगा, तो 4m इंटू 0 प्लस m इंटू a डिवाइड बाई 5, यानी कि a/5 पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। करिए सर, हाँ इक्वेट कर दीजिए। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, फिर जो चीज रहेगा, यहाँ पे 2 kg मास है, ये 4 kg मास है, ठीक है, सेम एक ही लाइन पे ये लाई कर रहा है। ठीक है, अब लिखो, if 4 kg mass is displaced, if 4 kg mass is displaced by 5 meter, 4 kg mass is displaced by 5 meter rightwards,
ठीक है, then by what distance the 2 kg mass should move, then by what distance 2 kg mass should move for which the center of mass remains at the same position, for which center of mass remains at the same position. क्वेश्चन हो गया सबका? Yes, sir. सर 5 मीटर होगा क्या? ना, 10 मीटर. ऐसे ही तुक्का मार रहे होगा, 5, 10, 15, Yes, sir. 20. यस सर. देख के तुक्का मारने का मन कर रहा है इसमें. तुक्का मार के गलती नहीं करो. सर 2.5. नहीं, दस आएगा. तो मैं बोला था 10. किधर की तरफ? लेफ्ट राइट? राइट. मूव तो राइट ही नहीं करेगा, बैलेंस करना है तो फिर से. नहीं, देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है. अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है. सर एक्सीलरेशन पता चलेगा? स्लोली ले जा रहे हैं, फोर्स सोर्स को अभी क्यों ला रहे हो? ये हम बोल रहे हैं R1 है, ये हम बोल रहे हैं R2 है, ठीक है. सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस R1 पे है और ये R2 डिस्टेंस पे है. इतना बात क्लियर है? तो हम सिर्फ x डायरेक्शन का ही लिख रहे हैं, तो x अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2, यही लिखते हैं हम लोग, Yes, sir. ठीक है. अब हमको यहाँ पे जैसे हम एक क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है. फिलहाल जनरली हम सॉल्व करना चाह रहे हैं कि जनरल में क्या आएगा. अच्छा, x लिखे हैं तो यहाँ पे x1 x2 लिख रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन पे भी जाएंगे. तो अगर हमको ऐसा दिख रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. सर इक्वेशन को इक्वेट करके आ जाएगा ना वो? हाँ, ये क्वेश्चन करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम इस क्वेश्चन से 2-3 चीजें हम सीखना चाह रहे हैं, ठीक है. क्वेश्चन सीखना क्या है कि यहाँ सेंटर पे बैठ जाओ, इनिशियल और फाइनल दोनों 0 पे ही आना चाहिए, ठीक है. तो m1 x1 करते हैं, डायरेक्ट सिंपल सा आगे चल के देखेंगे कि डायरेक्ट m1 x1 इक्वल टू m2 x2 कर देते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है. लेकिन हम यहाँ पे 2-3 चीजें जो डाउट रह जाते हैं बच्चों को, उस चीज को हम क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है. क्वेश्चन हमारा इस टाइप का है, इसमें 4 kg को मूव कर रहा है, किसी में हो सकता है सेंटर ऑफ मास को मूव कर रहा है, किसी में 2 kg को मूव कर रहा है, किसी में दोनों को मूव कर रहा है, किसी में 3-3 पार्टिकल दे देगा, ठीक है. तो सारा कुछ कर ले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे फिर से आएंगे. तो मान लेते हैं कि हमारा ऐसा दे रखा है, प्लस हम m3x3 ऐसा ले रहे हैं, तो यहाँ भी m3 आएगा, डॉट 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 कर सकते हो. अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ dxc आएगा. हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम पार्शियली लिख रहे हैं dxc, यानी सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे आ जाएगा कि m1 dx1 प्लस m2 dx2 प्लस m3 dx3 प्लस जितना रहे, नीचे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. ये चीज आ रहा है, ठीक है. अगर हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये है, तो हम अगर डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेस करने के लिए, यानी कि अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, x में हम चेंज किए तो उसको d को हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं. यहाँ d को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा x भी लिख सकते थे, ठीक है. तो हम यहाँ d के फॉर्म में ही रखे हैं, थोड़ा सा भी चेंज दिया तो यहाँ से आया m1 dx1 प्लस m2 dx2 ऐसा. अब हम अपने क्वेश्चन पे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन में सिर्फ 2 मास हैं,
तो फॉर क्वेश्चन हम कह सकते हैं, क्वेश्चन के लिए जो डेल्टा एक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 जो है यही आएगा डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसमें हमसे बोला जा रहा है कि डेल्टा x जो है वो 0 है। क्वेश्चन में क्या है, ये 0 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 कितना है 2, डेल्टा x1 हमको पता नहीं, प्लस ये कितना है 4। राइट साइड में हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो लेफ्ट साइड होगा तो क्या आएगा निगेटिव। तो 4 इंटू कितना मूव कर रहे हैं इसको 5 इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ से डेल्टा x1 कितना आ जा रहा है, यानी कि पहले में कितना का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो 20/2 यानी कि -10 मीटर। माइनस आने का मतलब किधर है, राइट वर्ड। सर अगर मास चेंज Left करेगा word. तो हाँ लेफ्ट वर्ड, हाँ मास चेंज करेगा तो क्या होगा? ठीक है। इसमें अगर हमसे मास चेंज करेगा, फिलहाल तो नहीं देगा, आगे चल के हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम भी देखते हैं, तो उसमें मास चेंज करेगा तो फोर्स चेंज होगा, बहुत सारी चीजें होने लगेंगी। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ छोटे छोटे मास रखें जिसका मास चेंज नहीं हो रहा। मास चेंज में अगर रखेंगे तो वहाँ डिफ्रेंसिएशन में मास वाले को भी लेना पड़ेगा, ये इक्वेशन थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जब मास चेंज कराएंगे तो थोड़ा सा टफ लेवल में आ जाता है। हम लोग का 95 क्या 98% केसेस में मास कांस्टेंट ही लेके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो मास चेंज का उतना टेंशन मत लो। लास्ट में वेरिएबल मास सिस्टम किए थे क्या पहले, नहीं Yes, किए थे sir. ना? तो थोड़ा बहुत। हाँ वही थोड़ा बहुत, इसके लास्ट में फिर हमसे को मिलेगा वेरिएबल मास सिस्टम, जब वो कंजर्वेशन ये सारे चीज़ें कर लेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन ये सारे चीज़ें, तब मिलेगा फिर से। ठीक है, तो वहाँ वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जब मास थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, रॉकेट उसी में पढ़ना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, इसी पे बेस्ड है। ये चीज़ समझ में आया कि यहाँ पे क्या होगा कि हम ये चीज इसलिए हम बताएं, बुक्स में पढ़ोगे तो यहाँ m1 x1 इक्वल टू m2 x2 करके दिया रहता है, तो हम उसको ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। हम ये चीज फॉलो करते हैं कि चेंज करना है तेज डायरेक्ट चेंज। उसमें क्या कहेगा कि सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लो, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लिए तो m1 r1 इक्वल टू m2 r2 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं कि लिखना पड़ेगा? Yes, sir. ठीक है। जैसे इसको सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लिए तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, तो m1 x1 प्लस m2 x2 0 हो जाएगा। यानी कि अगर डायरेक्शन वाइज लिखें तो m1 r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 r2। चलो लिख ही देते हैं इधर। अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन बोलते हैं तो m1 r1 प्लस m2 r2 जो होगा वो 0 होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी m1 r1 इक्वल टू m2 r2। ठीक है, अब ये चीज आया। अब अगर हम इसको यहाँ से इधर की तरफ 10 डिस्प्लेस कर दिए तो फाइनली क्या होगा, 4 इंटू r2 प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू r1 प्लस x। ठीक है, यहाँ से ये 2r1 है, ये 2 है, ये 4 है, यहाँ से ये वाला टर्म कट जाएगा। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, 4 इंटू ये 0 ही होगा तो 5 से डिस्प्लेस किए हम लोग। अच्छा 5 किए 4 हैं की क्या, जीरो। 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 5 20 इक्वल टू 2x तो आ रहा फिगर है में चेंज कर दीजिए। क्या? तो फिगर में चेंज कर दीजिए, फिगर में 10 लिखा हुआ है। कहाँ पे नहीं समझे? तो अच्छा फिगर यहाँ, में तो ये तो बात वाली बात थी। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है, ये 10 आ रहा है x, और चूंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, अगर इसको यहाँ सेंटर ऑफ मास को यहीं रखना है, इसको दूर ले जा रहे हैं तो इसको भी इधर दूर ले जाना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास यहीं रहे।
ये बात समझ में आ रहा है? बुक्स Yes, में ऐसा दिया रहता है, ठीक है, बुक्स में ये वाला फॉर्मूला दिया रहता है, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि कभी सेंटर ऑफ मास को भी क्वेश्चन में मूव किया जाता है। तो जब हम सेंटर ऑफ मास को ही मूव कर देंगे तो जीरो कैसे मानेंगे? तो इसलिए हम डायरेक्टली यही चीज़ फॉलो करते हैं कि एक्स है तो हम सबका डिफरेंशियल फाइंड कर लिए। अब यहाँ जिसको भी मूव करा है, एक्स को मूव करा है, x1 को मूव करा है, x2 को करा है, सेंटर ऑफ मास को भी मूव करा है, जैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिखो। तो आप क्वेश्चन देते कहाँ से हैं? ऐसे ही कहीं कहीं से मिल जाता है तो ले लेते हैं। रैंडम सोर्सेस? हाँ, मतलब एक जगह से तो नहीं है। मोस्टली कहाँ से? क्यों? ऐसे ही कौन सर। सा बुक से? अब बुक्स तो बहुत सारे हैं, गैलेक्सी फिजिक्स, प्रीवियस ईयर, सिंगेज, फिर एक एम के सिन्हा का आता है। मेरे को लगा सिंगेज मैथ्स का था खाली। नहीं, सिंगेज पब्लिकेशन है सारे अरिहंत सब्जेक्ट। भी हंसते हैं सर। हाँ, नहीं अरिहंत फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा दे रखा है कि एक 2 kg ब्लॉक है, 4 kg सेम चीज ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे सेपरेट है, एक ही लाइन पे लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन लिखो फिर से, क्वेश्चन फिर से लिखो। इफ 4 kg इज डिस्प्लेस्ड बाई, if 4 kg is displaced by 5 meter rightwards, if 4 kg is displaced by 5 meter rightwards, then by what distance, then by what distance 2 kg block will shift, then by what distance 2 kg block mass should be shift so that सर मास विल क्या? by what distance 2 kg mass should displaced, ओके सर। 2 kg mass should be displaced so that center of mass shifts by 2 meter, so that center of mass shifts by 2 meter in the right direction, so that center of mass shifts by 2 meter in the right direction. सिक्स मीटर लेफ्टवर्ड्स। हम इसको किधर इतना किधर मूव, कितना मूव करें 5 मीटर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इधर कितना मूव करना चाहिए 2 मीटर, तो हम इसको किधर किधर कितना मूव करें, तो हमारा जो आया था डेल्टा एक्स सी एम इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m, यही होना चाहिए, ठीक है। अब डेल्टा x कितना दे रखा है, तो हम राइट साइड को पॉजिटिव मान रहे हैं और लेफ्ट साइड को क्या मानेंगे, निगेटिव, तो ये आ जाएगा हमारा 2 इक्वल टू m1 है 2, इसका हमका डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, और ये आ गया 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई टोटल मास 6, तो ये कितना आ जा रहा है 4 मीटर लेफ्टवर्ड। -10 इक्वल टू -1 -1 आ गया। +1 दिख रहा है हमको, तो
-1 कहाँ आ रहा है? 12 माइनस 12 माइनस 10 क्यों किया? ओके सर, ओके 20 होगा, 20 होगा तो 8/2 यस माइनस सर, 4 मीटर लेफ्ट वर्ड। 4 5 से हम 10 लिखे थे। बात समझ में आया? ठीक है, ये मेथड यूज करते हैं तो किसी को भी डिस्प्लेस करे आसानी से हो जाता है, इसीलिए हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। अधिकतर बुक में ऊपर वाला जो हम बोले जिसको हम नहीं बता रहे हैं, कंफ्यूजन होगा इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, तो उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट ये दे। सेंटर ऑफ मास में होमवर्क होगा तुम लोग का। सो सेंटर ऑफ मास किसके अंडर आता है, कौन सा टॉपिक के अंडर? वो एक चैप्टर ही दे रखा है। अच्छा, वर्क ऑन एनर्जी के बाद। हाँ, वर्क पावर एनर्जी के बाद आएगा। सेंटर ऑफ मास, लिनियर मोमेंटम और पोजीशन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 9, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 9। और वर्क पावर एनर्जी वाला जो शुरू में दे रखा है, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टू कर लिए हो? नो सर। वो नो सर। इम्पोर्टेंट है, उसको करो, उसमें कंसेप्ट है। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी में जो चीज भी दे रखा है सारा खत्म करो एचसी वर्मा। और सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चन नंबर 1 to 9। ठीक है, कर लेना, इजी इजी क्वेश्चन इसी सब पे बेस्ड है, तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल वर्क पावर एनर्जी पूरा खत्म कर लो एचसी वर्मा। मॉड्यूल में कितना कितना बच गया है? सर एक्सरसाइज 4 कर रहे हैं। अच्छा, वहां तक कोई 3 तक कोई डाउट? हाँ सर है। ठीक है, तो कल डाउट सब डिस्कस कर लेंगे ठीक है तुमको। सर। हाँ, तो कल जितने भी क्वेश्चंस होगा सबका डाउट डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके बाद आगे करेंगे हम लोग। आगे जो देखेंगे तो उसमें जैसे कि रॉड हो गया, स्फीयर हो गया, इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम होगा। ये सब चीज़ें हम लोग अभी तक देखे, ये पॉइंट मास सिस्टम के लिए था। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहा, कौन रहा, प्लेट रहा, सीट रहा, तो इन सब का कहाँ सेंटर मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर एंजॉय करो। ये सब क्या करके रखा है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कर के ठीक है, रखो ताकि आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे। तुम लोग को अब उस बंद करके रखना पड़ेगा। ये सर आप बंद नहीं क्या करते, इसलिए लोग फायदा उठा लेते हैं। हाँ, चलो ठीक है, फिर एंड करते हैं। Yes, sir. सर नाम देख लीजिए ना।